श्री कामतानाथ द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ कहानी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योग पर प्रकाश डाला है। इसमें लेखक ने बदलते समय के साथ चीज़ों के परिवर्तन को भी दर्शाया है। इस कहानी में लेखक ने समय की मार और बदलते परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए हम पढ़ते हैं लाख की चूड़ियाँ। इसके कवि श्री कामतानाथ जी हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ था। कामतानाथ हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक थे। इनकी रचनाओं में व्यक्तिकता की अधिकता है। उन्होंने इसमें अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब यहाँ मुझे किसको कहा गया है? लेखक को। लेखक को पूरे गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति था जो सबसे अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख का अर्थ क्या है बच्चों? कीड़ों से बनने वाली एक प्रसिद्ध प्राकृतिक पदार्थ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, लाख की चूड़ियाँ कई जगहों पर यह बनाई जाती हैं। वहाँ पेड़ के छाल में एक कीड़े होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपने तरफ से एक प्राकृतिक पदार्थ जैसा कुछ छोड़ते हैं। उसे ही निकालकर इस तरह पिघलाकर चूड़ियों का आकार दिया जाता है। इसे कहते हैं लाख। ये गर्मी में जल्दी पिघल जाती हैं, ठंडे के दिन मजबूत रहती हैं। इनका आकार भी परिवर्तन हो सकता है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था, मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। लेखक मामा के गांव क्यों जाता था? क्योंकि जब वो वहां से लौटता था, उनके पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। जैसे कि बच्चे आप देख सकते हैं, बदलू यहाँ बैठा हुआ है, बगल में भट्टी दहक रही है और बदलू यहाँ अपना कार्य कर रहा है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। इस लकड़ी में उन्होंने गोल करके उनको चूड़ी का आकार दे रखा है। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। क्यों जाता था? आप सबको मालूम है, क्योंकि बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह मुझे 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो वह सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता और उस बेलन पर चढ़ाकर उसे देखता रहता, उसके रंग को निहारता रहता। बदलू मनिहार था। मनिहार का अर्थ समझते हो? मनिहार का अर्थ चूड़ी बनाने और बेचने वाले की एक जाति। चूड़ी बनाने और बेचने वाले की एक जाति।
चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि उसके पैटर्नल जो प्रोफेशन है, बाप दादाओं के टाइम से वो चूड़ियाँ बनाता आ रहा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब खर्च भी। उसे गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अंडरलाइन कीजिए, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना यानी कि बहुत परेशानी होना। ये आपके मुहावरे हैं, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। आप देख सकते हो, विवाह के समय में बदलू क्या करता था? अपने चूड़ी के बदले में जो वस्तु विनिमय होती थी, बदलू उसे लाख की चूड़ियाँ देता था, यानी कि शादी के जोड़े की चूड़ियाँ देता था और उसके बदले में वह ये सारी चीज़ें उनसे लेता था। ये सब गांव घरों की प्रथा है, रिवाज है, जो उस समय में अलग ही शोभा लिए था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अंडरलाइन करो। आपको भी पता चल गई होगी, अगर सेम चीज़ मार्केट में आ जाए और किफ़ायत हो तो लोगों को अपने सामान बिकने में डर लगता है। सेम चीज़ बदलू के साथ हुई, क्योंकि मशीनी चीज़ों का अब क्या था, नया रूप आ गया था। मशीनी चूड़ियाँ बनने लग गई थी, कांच की चूड़ियाँ बनने लग गई थी और लोग क्या करते थे, कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिए थे। तो बदलू का कैसा उद्योग था? बदलू का लघु उद्योग था, है ना, घरेलू उद्योग था। लेकिन मशीनी कार्यवाही ने, कांच की चूड़ियों ने उनके रोजगार पर हाथ डाल दिया। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद जाता। कूद उठना मतलब परेशान हो जाना, अंदर से क्रोधित होना। कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता, शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। यहाँ पर देखो, वो उसको मजाक में भी ले लेता था कि लाख की चूड़ियाँ थोड़ी भारी होती हैं, कांच की चूड़ियाँ हल्की होती हैं। तो बदलू उनकी खिंचाई भी कर देता। वो कहता, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथ में मोच आ जाएगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था, लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली मीन्स ट्रांसफ़र। और एक लंबी अवधि में समय मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो गया था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः
गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले में शायद ही हाथों में मैंने लाख चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बात यह हुई, बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। मैंने सोचा उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। अब बताओ बच्चों, वो क्यों ढूंढ रहा होगा? वो इसलिए ढूंढ रहा होगा क्योंकि पहले बदलू का काम क्या था? लाख की चूड़ियां बनाना। परंतु आज समय की गति जो है वो बदल गई है। उनके पास ना ही मचिया है और ना ही भट्टी है। इससे क्या साबित हो रहा है कि उसका रोजगार कुछ और ही है। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। अंडरलाइन करिए इसको। फसली खांसी में सीजनल खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हो। व्यथा मीन्स कष्ट। और आप सभी को मालूम है बदलू के मन में कौन सी व्यथा हो जानी थी? वही व्यथा, उसकी रोजगार छिन गई थी। आज उसके पास कोई रोजगार नहीं थी। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। आप इसे अंडरलाइन कीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। यह वाक्य क्या दर्शाता है? यानी कि मशीनी युग ने बहुत सारे रोजगार को छीन लिया है। जहाँ एक खेत में 100 किसान कार्य करते थे, वहीं एक मशीन 100 लोगों को बेरोजगार कर दी है। और यही व्यथा यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया गया है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। यानी कि अभी देखो उसने क्या किया, अपना प्रोफेशन, चूड़ी वाला प्रोफेशन, लाख की चूड़ी का प्रोफेशन छोड़कर अब क्या कर रहा है, अपने आम के बगीचों में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता।
देखो किस तरह की बेरोजगारी यहाँ दिखाई गई है। आज उनके पास पैसे नहीं हैं जो वो गाय को यहाँ रखते, क्योंकि सभी लोगों की सोच बदल गई है। सभी लोग मशीनी हो गए हैं। कुछ लोग तो शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। तो गांव की अवस्था जो है वो पूरी तरह से बेकार होती जा रही है। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत में समय, एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? लेखक ने। लेखक ने कहा, आप लोगों की बात और है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर तो दो, सिंदूरी वाले देना। यहाँ देखो, सिंदूरी जो है ये आम का नाम है। बहुत सारे आम की कैटेगरी होती है, लैंगड़ा आम, सिंदूरी आम और किशनभोग आम। इस तरह कई आम होते हैं। उस समय में सिंदूरी आम का प्रचलन कुछ ज़्यादा रहा होगा। ये आम बहुत मीठा होता है और वही आम उन्होंने उन्हें खाने को दिया। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली आप समझते हो ना, दोनों हाथों में। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह, निगाह मीन्स मेरी दृष्टि, एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। बताओ क्यों ठिठकी हो गई? क्योंकि उनकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। काफ़ी समय के बाद लेखक ने रज्जो के हाथ में लाख की चूड़ियाँ देखी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहा था। अभी आप देख सकते हो सिचुएशन बदल गई है ना, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पहले वस्तु विनिमय का क्या था, उसके बदले में वो बहुत कुछ लेता था, लेकिन आज विवाह का समय है, परंतु दिया क्या जा रहा है? सिर्फ 10 आने पैसे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। इस लाइन को अंडरलाइन करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। बदलू ने हार कर भी हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि बदलू बेरोजगार होने के बावजूद भी अपने उत्साह को नहीं छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा? उसकी गाय चली गई, गाय को उसने बेच दिया, परंतु आज भी वो जैसा था वैसा ही स्वाभिमानी था। उसने क्या किया कि गाय की दूध नहीं थी, फिर भी आम के बगीचों में ध्यान लगाकर आम बेचना शुरू कर दिया। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। उसकी व्यक्तित्व जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और वो ऐसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का नाम क्यों पड़ा।